So, hello everyone, welcome to the new video. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। है ना, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे PGIMR का। है ना, एग्ज़ाम डेट आ गई है, कल आ गई थी। 20 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है। मॉर्निंग शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम है लैब टेक्नीशियन का, जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है ना हमारी जूनियर MLT की। है ना, तो इसका मैंने कट ऑफ वगैरह के बारे में बता दिया था जो लास्ट टाइम हुआ था 2023 में। उसका जो जनरल में जो लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट था उसके 62 मार्क्स थे। ठीक है, यानी कि जो डबल मतलब बुलाते हैं ना, तो ओवरऑल आपको 70 to 80 स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए इस वाली वैकेंसी में। है ना, और बाकी जैसे अभी MCRE की जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है वो चल रही है, उसका प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है आप चॉइस वगैरह फिल कर दीजिए और उसको फिल करके उस बस उसको एग्जिट करिए। ठीक है, कि भाई उस चीज़ को दिमाग से निकाल के भाई कब लिस्ट फाइनल लिस्ट आएगी को कब DV होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग से हटा के अगर आपने PGI को भरा है तो इस वैकेंसी को इग्नोर मत कीजिए। कहीं ना कहीं एम्स और कुछ ESIC से भी बेटर ये वैकेंसी मानी जाती है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखो, डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल नहीं थे, उनको BSc चाहिए होता था। यानी कि BSc अगर सिंपल कर रखा है लाइफ साइंस से प्लस डिप्लोमा मांगा था तभी आप एलिजिबल थे। अदरवाइज़ BSc MLT वाले बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि, और सबसे बड़ी बात है कि लेवल 6 की जॉब है और कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था। ठीक है, तो एम्स में तो बहुत सारी वैकेंसीज में एक्सपीरियंस और एज मैटर करता है, इसमें तो एज का भी कुछ इशू नहीं था। ठीक है, और फीस वगैरह भी 1500-1600 थी नॉर्मल, तो ऐसा कुछ वो नहीं था। है ना, तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया है 2024 में, अच्छा नहीं आया है, 25 में अच्छा नहीं आया है और आप सोच रहे हैं कि भाई अब क्या करें, और आपने फॉर्म फिल किया है, तो अभी से स्टार्ट है कि आज ही से आप अपना प्लान बनाइए अगले 50 दिन का। 50 दिन हमारे पास है, पूरा एक महीना है, 30 दिन अक्टूबर के, देन 20 दिन एग्ज़ाम तक के। 20 नवंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आपका फर्स्ट शिफ्ट में। तो 50 दिन का एक प्लान बनाइए, उस प्लान पे फोकस कीजिए, मतलब फोकस कीजिए और अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कीजिए। एम्स में भी मुझे पता चला है कि बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने BSc कर रखा है, MSc कर रखा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा डेप्थ में, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से नहीं पढ़ा, नॉन टेक्निकल पार्ट को इग्नोर किया लास्ट टाइम तक, देन बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज नहीं किया, इधर उधर सिली मिस्टेक्स कर दिए बहुत सारी, जिस वजह से वो लिस्ट में तो है, रैंक अच्छा है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो वो गलती आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से एम्स में डिप्लोमा वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है। मतलब मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं कि डिप्लोमा कर रखा है और मतलब सिलेक्शन तो नहीं, लेकिन रैंक टॉप 100, 200, 300 में अच्छा रैंक आया है, उन्होंने अच्छा रैंक स्कोर किया है। वो इसीलिए कि उन लोगों ने बताया भी, मतलब अपनी कुछ स्ट्रेटजी वगैरह शेयर की कि हम बस एक प्लान के, मतलब जो हमने पहले डिसाइड किया कि भाई हम ये चीज़ें, ये रिसोर्स पढ़ेंगे और ये नोट्स पढ़ेंगे, उन्हीं को मल्टीपल टाइम उन्होंने रिवाइज़ किया। ठीक है, और उसी चीज़ को लास्ट तक वो स्टिक रहे उसी पे। और एग्ज़ाम में भी उन्होंने बेसिक जो क्वेश्चन आए थे ना, जो ईजी क्वेश्चन थे, जो हार्ड टफ क्वेश्चन थे वो तो एग्ज़ाम में होते ही है, उस पर ना ध्यान देके जो ईजी क्वेश्चन थे उनको वो ठीक करके आए हैं। ठीक है, इस वजह से उनका अच्छा रैंक आया है। बाकी देखो लक फैक्टर वगैरह भाव वो सारी चीज़ें होती हैं आपके सिलेक्शन में, वो चीज़ें अलग है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो है पढ़ाई, वो हम कर सकते हैं। हम ये नहीं देख सकते कि भाई वहाँ पे एम्स में एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हुआ है, क्या रैंक आया है, आंसर की नहीं थी, उन चीज़ों को आप भूल जाइए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, जो आपके हाथ में है। किस्मत वगैरह वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो अब हम इस एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि जो एम्स 2024 वाले बच्चे थे वो भी फिर से बैठेंगे, 2025 वाले बच्चे थे, मतलब जो हैं, जो ऑलरेडी अच्छी रैंक है, वो बच्चे भी फिर से एग्ज़ाम देंगे। सोचो जो बच्चा टॉप 100, 200, टॉप 200 में आया रैंक लेके, वो बच्चा भी यहाँ पे बैठने को मतलब बैठेगा। ठीक है, PGI की वैकेंसी को सब अच्छा मानते हैं, तो इसलिए वजह से सभी एग्ज़ाम देंगे और इस वजह से कंपटीशन भी अच्छा खासा बढ़ने को मिलेगा। है ना, क्योंकि बहुत बच्चे तो जॉब छोड़ कर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो वो भी सोचेंगे भाई एक महीने में फिर से एक एग्ज़ाम है, तो अभी जॉब नहीं करते हैं, फिर से पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ते हैं। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो वर्किंग लोग हैं, वर्किंग एस्पिरेंट है, अक्टूबर में बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, आपको अच्छी खासी छुट्टियाँ मिलेगी, हॉलीडे मिलेगी, तो उनका अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। और जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी ध्यान देना होगा कि ज़्यादा हॉलीडेज़ में और त्योहारों में अपना टाइम ना इन्वेस्ट करके पढ़ाई पे फोकस किया जाए। पूरी ज़िंदगी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है आपको। 1-2 महीने इस साल अच्छे से, मतलब ज़्यादा चीज़ें में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो चीज़ें मैनेज हो जाएगी।
और एक एटलीस्ट सिलेक्शन होगा इस साल के आखिरी तक, एक जॉब आपके हाथ में होगी अच्छी लेवल 6 की। तो ये तो हो गया बहुत मोटिवेशन वाला जो एक स्पीच था। अब बात करते हैं कि हमारा ऑलरेडी एक ग्रुप है, ग्रुप में बहुत लोगों को हेल्प किया है पहले भी। क्विज हम नवंबर में स्टार्ट करेंगे, जैसे एग्ज़ाम से 20 दिन पहले स्टार्ट करते हैं। अगेन पीजीआई में भी पॉसिबल हो पाएगा तो करेंगे 100%। उस क्विज से डेली बच्चों का बहुत हेल्प हुई थी। मेरे पास पर्सनल रिव्यूज़ आए हैं बच्चों के कि मतलब क्विज से बहुत हेल्प हुई थी। क्विज के बेसिस पे ही हमने सिलेबस कवर किया और उनका अच्छा रैंक भी आया है, ठीक है। तो कुछ बच्चों का ये था कि भाई स्ट्रैटेजी कैसे, पीजीआई के लिए कैसे पढ़े, कुछ स्ट्रैटेजी बताइए। तो मैंने पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, माइक ऑन नहीं करना भूल गया था। अब दोबारा से फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी इतना टाइम लिया। बट अगेन 50 दिन है, 50 दिन बहुत है हमारे पास। तो देखो नॉर्मली एमएलटी के एग्जाम में ना 5 सब्जेक्ट आते हैं, माइक्रो हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, हिमेटोलॉजी हो गया, हिस्टो हो गया। अनाटमी फिजियोलॉजी के इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि अनाटमी फिजियोलॉजी को लोग ऐसे नहीं देखते हैं कि भाई वो एमएलटी वाले लैब वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब आपसे लैब का ही बेसिक पूछा जाता है, फिर भी हम किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 50 दिन है हमारे पास, हर सब्जेक्ट को 10-10 दिन देंगे तो भी मैनेज हो जाएगा। बल्कि जैसे अगर आपने तैयारी पहले से की है या आपके पास नोट्स वगैरह हैं तो आप 2 सब्जेक्ट को ही पैरेलली लेके चल सकते हैं। मेरा एक बेसिक फ्रेशर के लिए आउटलाइन है कि भाई जो बच्चा बिगिनर है जिसको कुछ नहीं पता है वो ऐसे पढ़ सकता है, ठीक है। और हम ग्रुप में भी ऐसे ही फॉलो करेंगे, है ना। तो 100 नंबर का एमएलटी आएगा। अब यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि भाई आपका कि भाई नॉन टेक्निकल पार्ट आ रहा है, नॉन टेक्निकल नहीं आपसे नहीं होता है। यहाँ पे तो 100 नंबर का एमएलटी डोमेन से ही वो लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट हो गए, 10-10 दिन हम हर एक सब्जेक्ट को देंगे। जो पहला सब्जेक्ट है वो हम 12 या 15 दिन आप खींच सकते हो कि भाई आपको एक बूस्ट चाहिए, मतलब पढ़ाई के लिए बूस्ट चाहिए। और जब हम शुरुआत करते हैं तो थोड़ा डिले हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने में, तो इसको आप 10-15 दिन ले सकते हैं। लेकिन अगेन जब 11वां दिन होगा या 12वां दिन होगा तब आपको सेकंड सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करना है। हम ऐसे चल रहे हैं कि पहले अब हिमेटोलॉजी कवर करेंगे, फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर माइक्रो। कवर का इन द सेंस मैं आपको कोई वीडियो वगैरह शेयर नहीं करूंगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बस आपको बेसिक आउटलाइन बताऊंगा। आपको डेली अपने टारगेट्स फॉलो करने हैं, कंप्लीट करने हैं, ठीक है। कितने घंटा पढ़ना पड़ेगा वो आप पे डिपेंड करता है। जॉब है तो सुबह 2 घंटे पढ़ सकते हैं, रात को 2 घंटे, 4 घंटे 2 सब्जेक्ट को। अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6 से 7 इवन 8 घंटे ही सफिशेंट है। मतलब 8 घंटे आपको मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा, अपना टारगेट रखिए, ठीक है। वाईपीटी का मैंने ग्रुप बना रखा है, एमएलटी। वाईपीटी एक ऐसा है ऐप है, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उसको ऑन करके छोड़ दीजिए, वो आपके घंटे काउंट करता रहेगा, वो चलता रहेगा। जब आप पढ़ाई से उठते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, फिर से पढ़ने बैठते हैं फिर से ऑन कर दीजिए। उससे क्या होता है कि आपके वीकली टारगेट्स मॉनिटर होते हैं, वही वीकली और डेली बेसिस और मंथली बेसिस पे वो आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है कि आप पर डे कितना पढ़े हैं। और जो उसमें आपको दिख जाएगा, जैसे बहुत सारा पूरा ग्रुप बना होता है तो और भी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे होते हैं, तो आपको ये नहीं होता है कि भाई आप घर पे बैठ के आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दूसरा बच्चा पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, है ना। उसकी स्क्रीन में शो हो टाइमर चल रहा होता है सबका, जो भी पढ़ रहे हैं रेड से वो टाइमर चलेगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो उनका ऑफ रहता है, ठीक है। तो वाईपीटी का इसीलिए मैंने लिंक शेयर किया था, उसी से मैं पढ़ता हूँ हमेशा, उसी से पढ़ता आया हूँ पिछले एक साल से। तो उसमें मैं भी आपको पढ़ने को देखने को मिलूँगा, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन हिमेटोलॉजी की जो भी बेसिक बुक्स है, बेसिक रिसोर्स है, आप वो फॉलो कीजिए जो भी आपको सूटेबल लगे। यहाँ पे मैंने 2 बुक बताई हैं, जैसे रमनीक सूद हो गई और गोडकर हो गई। और कोई भी एमसीक्यू की कोई भी बुक उठा लीजिए, ठीक है। उसके अलावा पीवाईक्यूज़ ऑलरेडी ग्रुप में 18 से 20 पीवाईक्यू मैंने शेयर कर रखे हैं, अलग अलग एग्जाम्स के, डीएसएसबी के हो गए, एम्स के हो गए, एनएचएम के हो गए, रेलवे के हो गए। वो पीवाईक्यूज़ आप एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे होते हैं हर सब्जेक्ट में, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आप एक लिस्ट बना लीजिए अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से ये हैं हीमेटोपोएजी, एनीमिया, आरबीसी इन डिसीज, हीमोग्लोबिन के टाइप्स और क्लोटिंग फैक्टर्स। क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं कि चाहे कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ठीक है, एमएलटी में। देन आपको पढ़ना कितने स्टेप्स पे है। सबसे पहले कोई भी टॉपिक आपने उठाया, उसको अच्छे से कवर किया। बुक में समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब से स्क्रॉल कीजिए, यूट्यूब पे समझ में नहीं आ रहा है ग्रुप में पूछिए, बहुत बच्चे होते हैं आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। पर्सनली मुझे मैसेज मत करना कि भाई, और मुझसे ये एक्सपेक्ट भी मत करना कि भाई पर्सनली हम मैसेज करेंगे तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। बिकॉज मेरा खुद के भी मतलब कुछ एग्जाम्स हैं और मेरा एक बिजी शेड्यूल है। तो आप ग्रुप में अगर देखेंगे, मैसेज करेंगे तो कोई ना कोई बच्चा या फिर कोई ना कोई सीनियर होगा, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स आप बनाइए। शॉर्ट नोट्स सारे सब्जेक्ट के, आप पूरे सिलेबस के नहीं बनाने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे मैं सिलेबस दिखाऊंगा, जो मैंने रेड से हाईलाइट कर रखे हैं
उसके आपके पास 1-2 पेज के नोट्स होने चाहिए। वो नोट्स मैं लास्ट टाइम में बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पेपर से 1 हफ्ते पहले वही नोट्स आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक सब्जेक्ट में ये होता है ना, कभी यहाँ से 90% क्वेश्चन आने के चांसेस है, यहाँ से 50% और यहाँ से 20%, है ना। तो 20 को हम सबसे कम इंपॉर्टेंस देंगे, फिर 50% वाले को, फिर 90% वाले को। 90% वाले को हम इतना इंपॉर्टेंस देंगे कि हमारे पास उसके शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, ठीक है। देन कोई भी टॉपिक आपने कवर किया है उसके PYQs देखिए, उसके MCQ देखिए। जो भी आप कोई भी किसी भी बुक वगैरह से MCQ सोल्व कर रहे हैं, बेफालतू की वीडियोस जाके यूट्यूब पे मत देखना। अगर आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम है तो आप एक्स्ट्रा टाइम है तो देख सकते हैं। आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, और मतलब 1 घंटे में 20 MCQ सोल्व कराएंगे और दुनिया भर के बकवास करते हैं वो लोग। वो बिल्कुल भी, मैं सीधा बोल रहा हूँ डायरेक्टली, वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा आपको, ठीक है। अनटिल और अनलेस की वही कोई आपको हर MCQ के बाद एक्सप्लेनेशन करके बता रहा है कि भाई, है ना। ऐसा नहीं है सारी वीडियोस गलत होती हैं, बहुत सारी वीडियोस अच्छी भी होती हैं, पर मैक्सिमम तो यार टाइम वेस्टिंग है। पहला खुद का सिलेबस तो कंप्लीट करो खुद से, देन अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो। कोई भी मिस्टेक्स हुई है, फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड आपने MCQ सोल्व करे, है ना। तो अब उसमें आपको जो भी MCQ सोल्व नहीं होगा वो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने रिवाइज कम किया है, थोड़ा सा नॉलेज गैप रह गया है, या उसके बाद उस प्रॉपर टॉपिक के आपके पास नोट्स नहीं है। नोट्स नहीं है तो वैल्यू ऐड कीजिए अपने जाके नोट्स में, उस टॉपिक को ऐड कीजिए। और अदरवाइज अगर आपको लगता है कि भाई रिवाइज अच्छे से नहीं किया है तो कहीं ना कुछ ट्रिक बना के या फिर किसी भी तरह से चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देन फिर रिवाइज कीजिए फिर से, और आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए दिन के दिन, ठीक है। फिर ये वाला सिलेबस, आप बेसिक सिलेबस होता है, मैंने PGI का सिलेबस पहले ही बोला था कि किसी के पास है मतलब तो शेयर कीजिए ग्रुप में, बट किसी ने शेयर नहीं किया। तो मुझे ये सिलेबस ठीक लगा कि अभी जो एक कमीशन बना है अलाइड हेल्थ केयर वालों का, पैरामेडिकल से नाम चेंज करके, तो उन्होंने सारे सिलेबस शेयर कर रखे हैं। तो मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट जब एक सिलेबस दे रही है तो वो हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, खासकर सारे सेंट्रल एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, तीनों ईयर्स में उन्होंने हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा है, फंडामेंटल्स, क्लिनिकल एंड जनरल में, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा है, तीनों को कंपाइल कर दिया। फॉर एग्जांपल उन्होंने दे रखा है सेमेस्टर सेकंड में फंडामेंटल्स ऑफ हिमेटोलॉजी, ठीक है। फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने दे रखा है क्लिनिकल हिमेटोलॉजी। देन एक सेमेस्टर में, लास्ट वाले सेमेस्टर में उन्होंने दे रखा है ब्लड बैंकिंग, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को एक साथ कंपाइल कर दिया है, तीनों ईयर का हिमेटोलॉजी का सिलेबस उठा के, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको कैसे कवर करना है, आपको पर डे या तो 2 सेगमेंट आप उठा के पढ़िए, 2 सिलेबस पढ़िए उठा के, है ना। ये 3 सिलेबस हो गए ना हिमेटोलॉजी के। या तो पर डे 2 मतलब सब्जेक्ट पढ़िए, या फिर आप ऐसे कीजिए 3 दिन आपको पहले को ये वाला फंडामेंटल्स मतलब हिमेटोलॉजी वाला ये वाला कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्लिनिकल पे मूव करिए। क्लिनिकल के बाद आप जो ब्लड बैंक वाला है, इम्यूनो हिमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, उस पर आप मूव ऑन कीजिए, ठीक है। उससे ऐसा करने से होगा क्या, आपने बेसिक्स पहले कंप्लीट करे, फिर आप थोड़ा एक एक्स्ट्रा एडवांस स्टेज पे गए, देन आप एक मल्टी एडवांस स्टेज पे गए, जो लास्ट एडवांस स्टेज होती है ना हर सब्जेक्ट की, उस पे गए। तो फिर जो बाद की जो स्टेज होती है ना, वो आपको वहाँ पे टफ नहीं लगेगा, है ना। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने सिलेबस में ये दे रखा है फंडामेंटल, आपने यहाँ पे हिमेटोपोएसिस पढ़ा, सेल का फॉर्मेशन पढ़ा, देन आपने इरेथ्रोसाइट्स पढ़ा, हीमोग्लोबिन पढ़ा, इसके टाइप्स पढ़े, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट के बारे में आपने पढ़ा, हिमेटोक्रिट के बारे में आपने पढ़ा, एंटीकोगुलेंट्स के टाइप्स वगैरह के बारे में आपने पढ़ा, है ना। फिर जब आप सेकंड सेगमेंट पे जाएंगे, फिर आप जब रेड सेल एंड डिजीज़ पढ़ेंगे, ये आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। एनीमिया आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। एनीमिया में क्या होता है कि बहुत सारी जो टाइप्स के एनीमिया है वो आपको तभी समझ में आएंगे अगर आपने हिमेटोपोएसिस अच्छे से पढ़ा होगा, बेसिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप एनीमिया को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं एक पैटर्न होता है पढ़ाई करने का। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सीनियर हैं इस जर्नी में या फिर पहले एग्जाम्स दिए हैं, आपने सब कुछ कवर किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट उठा के, मतलब आपको जैसे ठीक लगे आप कवर कर सकते हैं। या फिर आप इसी को फॉलो कर सकते हैं 10-10 दिन के लिए, क्योंकि मैं ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा। इवन आप भी पैरेलली एक दूसरे के साथ नोट्स शेयर कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आप उसके टॉपिक्स के नोट्स बनाइए, मैं इस टॉपिक के नोट्स बनाता हूँ, शाम को एक साथ ग्रुप में शेयर कर लीजिए, उससे चीज़ें जल्दी ईजी भी होंगी, ठीक है।
जब हम एक ही सब्जेक्ट को 20-30 लोग एक साथ पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे दुनिया भर के जितने भी सवाल होते हैं उनके भी आंसर हमें साथ के साथ मिल रहे होते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये पूरा टाइमलाइन शेयर कर रहा हूँ मैं इस ग्रुप में, ठीक है। अब जो यूनिट्स है उसको डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये एक सिलेबस है, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट इसमें है। इसको मैंने डिवाइड कर रखा है। जो रेड से मैंने हाईलाइट कर रखा है वो पोर्शन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके आपके पास 1-2 पेज के नोट्स होने चाहिए। देन द सेकंड वाला पोर्शन, ग्रीन वाला पोर्शन, उसके अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो एटलीस्ट आपने बुक में हाईलाइट करा होना चाहिए, जो भी आप बुक वगैरह पढ़ रहे हैं। देन बाकी तो सिलेबस और मतलब आपको पढ़ना ही है। देन येलो वाला जो पोर्शन है, जो येलो से हाईलाइट कर रखा है, वो पोर्शन ये है कि भाई इसके अगर आप पढ़ के भी नहीं जाओगे ना, आप इग्नोर कर दोगे इसको, मतलब टोटली तो पूरा सिलेबस इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं इस चीज़ को, या फिर बस ऊपर ऊपर से कोई यूट्यूब वगैरह के थ्रू, वीडियो के थ्रू कवर कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे ऑटोमेशन इन हीमेटोलॉजी ये सब। देन उसके बाद ये है डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन वगैरह, तो फिश वगैरह ये इतना मतलब नहीं पूछी जाती हैं टेक्निक्स वगैरह इतना ज़्यादा एमएलटी में डीप में डेप्थ में। फिर उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल भी है। देखो हर सब्जेक्ट के बाद अगर आप सिलेबस देखोगे, पूरा सिलेबस का मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है ग्रुप में, आप ड्राफ्ट में जाओगे फाइल्स में, वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो हर सिलेबस के बाद इन्होंने प्रैक्टिकल शेयर किए हुए हैं और बुक्स के नाम भी शेयर किए हुए हैं कि ये बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी बुक्स में कन्फ्यूज़न है कि ये बुक मुझे ईजी नहीं लग रही है, तो बुक की लिस्ट दे रखी है पूरी, उस लिस्ट को स्क्रॉल कीजिए, बुक्स के नाम देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी बुक्स की। या एक दूसरे की हेल्प कीजिए, अगर कोई अच्छी बुक्स है आपकी, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए नोट्स वगैरह, ठीक है। देन प्रैक्टिकल का ये है, अगर आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपने आज हीमोग्लोबिन पढ़ा, कंप्लीट किया, तो देन उस हीमोग्लोबिन के जितने भी एस्टिमेशन मेथड है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स में जो भी दे रखे हैं उनको भी साथ के साथ कवर कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 20 मिनट लगेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी पढ़ाई की, ठीक है। ये पूरा सिलेबस दे रखा है ऐसे, इम्यूनोहीमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के प्रैक्टिकल नीचे। अच्छा, इन्होंने सिलेबस को भी इस बार अच्छे से ऐसे डिवाइड किया है कि भाई आपको पता चले कि भाई ये बेसिक्स होता है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा एडवांस हिस्ट्री होती है, उस पर आप तब जाइए, पहले बेसिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। जनरली हमें जो कोर्सेज वगैरह है उसमें इतना डीप में हमको एनालाइज करके नहीं बताया जाता है, लेकिन हमें ऐसे ही जनरली एक आइडियल वे तो यही है सिलेबस को कवर करने का। अब बात करते हैं कि पीवाईक्यूज़। देखो पीजीआई में जो पीवाईक्यूज़ किसी ने शेयर किया था ग्रुप में, तो वो है ये वाला पीवाईक्यू। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी लेवल और बेसिक लेवल के पूछे गए हैं। और अगर देखो यही वाला पीवाईक्यू है, मे बी किसी, हाँ 2023 वाला ही है ये जेएमएलटी का, और किसी ने लिख के क्वेश्चन शेयर किया है तो मे बी उसने पेपर भी दिया होगा, ठीक है। तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्लिनिकल पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लिनिकल पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और बेसिक अगर आपको नहीं पता है तो आप क्लिनिकल को भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से हर चीज़ को रिलेटेड है। जैसे इसमें वेस्टर्न ग्रीन एंड विंट्रोप मेथड आर यूज्ड फॉर, इतना इजी क्वेश्चन है। आइडियल फिक्सेटिव फॉर माइट्रोकॉन्ड्रिया और लिपिड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बेनेडिक्ट्स। मतलब वही टॉपिक्स हैं जो हर पेपर मतलब रिपीट होते आए हैं। हमने भी, अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं कि भाई ये वाला टॉपिक पढ़ के जाइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देन हमारे इम्यूनोग्लोबिन हो गई, एलाइजा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फिर इम्यूनिटी हो गई, इसके टाइप्स हो गए, ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। इसलिए मैं बता रहा था कि हर टॉपिक को कवर करने के बाद आपको पीवाईक्यूज़ देखना होगा, ठीक है, कि भाई उससे रिलेटेड पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है, ताकि आपको डेप्थ पता चल सके कि सिलेबस का डेप्थ कितना है और कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं। देन मार्कर हो गए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और ऑयल रेड स्टेन, विल्सन डिजीज, इतना मतलब इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हम तो गलती यही करते हैं ना कि हमें इजी पढ़ना ही नहीं है, हमें तो जो टफ पार्ट है, जो जितना डेप्थ में हम सिलेबस कवर कर सकें हमें तो उतना करना है, क्योंकि हमें लग रहा है कि भाई पीजीआई है, ठीक है, तो एग्ज़ाम टफ होगा। लेकिन वहाँ पे हम फिर गलती करके आएंगे, अपने बेसिक क्वेश्चन गलत करके आएंगे। देखो हर एग्ज़ाम का एक बेसिक पैटर्न होता है। वो लोग क्या करते हैं कि
सपोज़ 100 नंबर का एक पेपर है, ठीक है। उसमें से वो क्या करेंगे, 60 क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक बिल्कुल ईजी वाले डाल देंगे। देन बचे कितने, 40 में से वो 10 क्वेश्चन ऐसे टफ डाल देंगे कि मतलब मैक्सिमम बच्चे सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो 30 क्वेश्चन है ना वो मीडियम टाइप के डालेंगे। अब जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो तो उन 60 क्वेश्चन से डिसाइड हो रहा है ना, जो इजी क्वेश्चन है। लेकिन हम पूरा जो महीने ऐसे ही वेस्ट करते हैं, पूरे जो तैयारी वाले दिन होते हैं, कि भाई जो 30-40 जो क्वेश्चन है जो टफ़ है उन्हीं पे लगे रहते हैं, है ना। और बल्कि जो बच्चे हैं जो डिप्लोमा करके आए हैं, वो लोग, उन लोगों का क्या है कि भाई उन लोगों को पता है बीएससी लेवल का हम पढ़ नहीं सकते, हमने पढ़ा नहीं है, तो अपने डिप्लोमा में जितना पढ़ा है बेसिक उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं, ठीक है। और इस वजह से आप लोग देखने को मिलेगा कि भाई डिप्लोमा वाले बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं। ये तो कोई कह के नहीं चला गया कि भाई बीएससी वाले सेलेक्ट होंगे, एमएससी वाले सेलेक्ट होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ा बैचलर है तो थोड़ा सा एडवांस आपको एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। बाकी सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है कि हर सब्जेक्ट को 10 दिन डिवोट कीजिए, है ना। ये पूरा एक सिलेबस है, यूनिट्स को डिवाइड कर लीजिए, पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 7 यूनिट हैं, तो आपको 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है। 7 यूनिट डिवाइड कर लीजिए, 10-12 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। बाकी कुछ टिक्स वगैरह होंगी, या फिर मुझे लगेगा कि ये अच्छे नोट्स हैं मेरे पास या किसी के पास अच्छे नोट्स होंगे, तो वो शेयर करते रहना। डेली बेसिस पे मैं थोड़ा बहुत पूछता रहूँगा, एंड वाईपीटी के थ्रू मैं एनालाइज करता रहूँगा कि पढ़ कौन रहा है बच्चा, ठीक है। वाईपीटी के थ्रू पता चलता रहेगा अगर आप ज्वाइन करेंगे कि मतलब कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है ना। तो ये ओवरऑल हो गया हमारा प्लान कि पीजीआई के एग्ज़ाम को हम ऐसे टारगेट कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए मेरा बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। 2023 में वैकेंसी आई थी, 1-1.5 साल बाद 2025 में वैकेंसी आई है, और फिर 1-1.5 साल बाद भूल जाइए, अब 2028 में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो भी वैकेंसीज़ आई हैं, और इस साल मतलब वैकेंसीज़ का रिकॉर्ड हुआ है एमएलटी में, एक के बाद एक एग्ज़ाम हुए हैं, इतनी सारी वैकेंसीज़ पहले तो मतलब कभी मैंने देखने को नहीं मिली, मतलब जब से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो, और लग जाइए तैयारी में, ठीक है। तो बस यही है, ऑल द बेस्ट। और अगर किसी को कोई नया है, किसी को ग्रुप से जो ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मैं टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँगा, ठीक है।